लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, स्वागत करता हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी हस्ती हैं जो कभी खुद 800 रुपये महीना की नौकरी किया करते थे और आज सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। जिन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष से कामयाबी तक का सफ़र जिन्होंने तय किया। अपने गाँव के पहले ग्रेजुएट रहे हैं और एक सफल व्यवसायी बिजनेस टाइकून हमारे इंडिया के हैं। साथ ही साथ एक शानदार समाज सेवी हैं और हमारे बीकानेर राजस्थान के रिनाउंड सीए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम आदरणीय श्रीमान सोहन लाल जी बैद सीए साहब हमारे साथ हैं। बैद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका जो चैनल है बी गुड जी, उसके लिए मेरी बहुत बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पले बड़े, उसके बाद में सीए आपने किया, तो कहां से आपको ये इंस्पिरेशन मिली थी शुरू में कि मुझे इस फील्ड में जाना है, और कैसे आपका शुरुआती दौर था? उस शुरुआती दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए नरेश जी, मैं नाल गाँव का रहने वाला हूँ और बहुत साधारण परिवार से आया हूँ जी। मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी जी और उससे पहले की जो पीढ़ियाँ हैं वो सब किसान ही काम करते थे। अच्छा। मेरे पिताजी ने आसाम में जाकर के जूट का बिजनेस शुरू किया जी। मेरी जो पैदाइश है वो आसाम की है। अच्छा। लेकिन उसके बाद में मेरे परिवार है वो नाल गांव में शिफ्ट हो गया। पिताजी आसाम बिजनेस करने के लिए जाते थे और आते थे। तो मेरी प्राइमरी स्कूल जो है उस टाइम नाल के अंदर 5वीं क्लास तक थी, तो मेरी 5वीं क्लास की पढ़ाई है वो नाल गांव में हुई। अच्छा। उसके बाद में पढ़ाई की सुविधा नहीं होने के कारण से मेरे को हॉस्टल में रह करके 3 साल गंगासर में पढ़ना पड़ा जी। फिर मैंने 2 साल देश नौक में मेरे ननियाल में पढ़ाई की जी। उसके बाद मैं जैन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए मैं बीकानेर आ गया और यहाँ पर जैन कोचरों की दादाबाड़ी है, वहाँ पर रह करके मैंने अपना ग्रेजुएशन किया जी। ग्रेजुएशन तक मेरे कोई लंबे सपने नहीं थे जी। मेरी यही थी कि भाई मेरे गांव में मैं पहला ग्रेजुएट था। बिल्कुल। मेरे पिताजी की इच्छा थी, वो बड़े प्रिंसिपल वाले आदमी थे कि आप कहीं टीचर की नौकरी कर लो। अच्छा। लेकिन मेरी इच्छा कोई बैंक में जाने की थी कि कोई बैंक और की सर्विस कर लूँगा। लेकिन मेरे साथी जो है, मेरे साथ में हम 8 जनों का ग्रुप था जी, दोस्त, और सभी 8 जनों की उस टाइम में फर्स्ट डिवीज़न आई थी। अरे वाह। जैन कॉलेज में वो रिकॉर्ड था जैन कॉलेज का जी। तो सभी मेरे दोस्त हैं, वो कोई दिल्ली चला गया, कोई कलकत्ता चला गया, कोई बॉम्बे चला गया। उसमें से 6 जने सीए करने के लिए चले गए और 2 जने सीएस करने के लिए चले गए। क्या बात है। तब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी सीए करूं। मेरे को सीए के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा। लेकिन मेरे रिश्तेदारों से और से पता करके मैंने पता किया कि किस तरह से सीए होता है। उस टाइम सीए के लिए हर जगह सीट उपलब्ध नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि इसमें ट्रेनिंग करनी पड़ती थी 3 साल, अभी भी करनी पड़ती है। तो हम बहुत शॉर्ट सीट रहती थी जी। मैं फिर परिवार वालों से कहा कि सीए करना चाहता हूँ, तो परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मेरे को इतना सपोर्ट करे। फिर भी उन्होंने मेरे को 200 रुपये दिए। अच्छा। ये 200 रुपये है, आप जहाँ भी करना चाहो करो। मैं 200 रुपये लेकर के दिल्ली चला गया। फिर वहाँ दोस्तों से रह करके कुछ दिन मैंने वहाँ ट्राई की सीट के लिए। तो फिर वहाँ का मेरे को सूट नहीं किया, तो फिर मैं दोस्तों के साथ में बॉम्बे चला गया। अच्छा। वहाँ भी 10-15 दिन मैंने ट्राई की, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा मेरा खर्चा ज़्यादा है और यहाँ इतना मैं संभव नहीं है। तो फिर मैं कलकत्ता चला गया। अच्छा। कलकत्ता में मेरा रहने की खाने की सुविधा हो गई जी। और एक अच्छी कंपनी जो सिंह एंड कंपनी है, उस टाइम पूरे इंडिया में उसका नाम था।
चौथे नंबर की कंपनी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म थी जी वहाँ मेरे को आर्टिकलशिप मिल गई। जी मैंने वहाँ से अपनी आर्टिकलशिप भी की और वहाँ मेरा सारा खर्चा वो कंपनी उठाती थी, जी तो इसलिए मेरे को खर्च का कोई समस्या नहीं थी। 3 साल में मैंने अपनी सीए पास कर ली कंप्लीट। मैं कभी भी आज तक फेल नहीं हुआ। अरे बस दोनों स्टॉक में मैंने सीए फाइनल की। जी सीए फाइनल करने के बाद में मैंने फिर जॉब के लिए ट्राई की। मेरे को कलकत्ता में जॉब मिल भी गया, अच्छा 1800 रुपया महीने के हिसाब से। लेकिन मैं परिवार के लिए, माँ पिताजी के लिए मैं फिर दिल्ली शिफ्ट होना ज़्यादा अच्छा समझा जी और मैंने दिल्ली आकर के वापस सिंह एंड कंपनी ज्वाइन की जी 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से। बिल्कुल। वहाँ मैंने 2 साल सर्विस की। फिर मैंने एक इंडस्ट्रियल कंसर्न राजगढ़िया ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ पर मैंने सर्विस की। 2 साल मेरी वहाँ सर्विस रही जी उसके साथ ही मैंने वहाँ अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मेरा छोटा भाई है मोहन लाल बैद, उसको स्टेशनरी का बिजनेस शुरू करवा दिया। बिजनेस शुरू कराने के बाद में फिर मेरे से और उससे छोटा भाई है पदम, वो भी ग्रेजुएट हो गया। वो भी मेरे पास फरीदाबाद में आ गया सर्विस करने के लिए। फिर अचानक एक दिन दिमाग में आया कि ऐसे सारे भाई यहाँ आ जाएंगे तो माँ बाप के पिताजी को कौन देखने वाला होगा। बिल्कुल। ऐसे दिमाग करके मैं बीकानेर आ गया और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा। यहाँ मेरा कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन लूणिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजेंद्र जी लूणिया जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो मेरे साथ ही सीए कर रहे थे। उनके घर में ही मैंने यहाँ ऑफिस शुरू कर दी उनके साथ में और धीरे धीरे आज मैं इस स्थिति में पहुँचा। तो सर इस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की और बिज़नेस का जिक्र आपने किया, तो मैं जानना चाहता हूँ आज आप एक बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो बिज़नेस की शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरह से आपने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाया, उसके बारे में ज़रा बताएं। मैं फरीदाबाद में जब सर्विस करता था तो मेरा एक दोस्त है महाजन के सोमानी जी, उनके मशीनरी और हार्डवेयर का बिजनेस था। मैं अपनी सर्विस के बाद में 5 बजे 6 बजे के बाद में उनकी दुकान के आकर बैठता था और उनका हेल्प करता था। उससे मेरे को मशीनरी से संबंधित बिजनेस का नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया। मैं जब यहाँ बीकानेर में प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने यहाँ देखा कि बीकानेर में मशीनरी से रिलेटेड, मशीनरी टूल्स से रिलेटेड एक ही दुकान थी केम रोड पर, अरोड़ा जी की। और उनका मैंने उस टाइम देखा कि बीकानेर में धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इस बिज़नेस का स्कोप अच्छा हो सकता है भविष्य, क्योंकि मशीनरी का युग है, तो मशीनरी में ज़रूर निश्चित तौर से इसका भविष्य होगा। यह विचार करके मैंने अपना छोटा भाई पदम जो फरीदाबाद में सर्विस करता था और छोटा भाई सुशील वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, दोनों को यहाँ पर मशीनरी का बिज़नेस शुरू करवाया। 10,000 रुपये पूंजी से मैंने गंगासर रोड पे राजस्थान सेल्स एजेंसी के नाम से 1982 में मैंने ये बिज़नेस शुरू करवाया जी। उसके बाद में फिर मैंने गंगासर रोड पे ही बड़ा शोरूम बना लिया बीकानेर मशीनरी स्टोर के नाम से जी। उसके बाद में मैंने समता नगर में गंगानगर रोड पे होटल बना दिया मंगलम होटल के नाम से, और साथ में ही वहाँ एक और फर्म खोल दी मशीनरी से रिलेटेड राजस्थान सेल्स एजेंसी के नाम से, ताकि बीचवाल और कर्णी नगर इंडस्ट्रियल एरिया को वहाँ से फीड हो सके। उसके बाद में जैसे ही मेरे को बाड़मेर में जब ये तेल के कुएँ शुरू हुए तो मेरे को नज़र आया कि इसका स्कोप बाड़मेर में बहुत अच्छा होने वाला है इस बिज़नेस का। तो मेरे यहाँ एक सुभाष बिश्नोई काउंटर पे काम करता था और सिर्फ 5,000 रुपये मैं उसको सैलरी देता था। मेरे को उसमें पोटेंशियलिटी नज़र आई उस बच्चे में, उसका जो मेहनत देख करके मेरे को लगा कि ये आगे अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। मैंने उसको पार्टनर बना करके बाड़मेर में मैंने बिजनेस शुरू किया आज से 8-9 साल पहले, जब वहाँ पर पहले कोई नहीं था। शुरुआत में हमने वहाँ मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस शुरू किया।
आज वहाँ पर मेरी उसके परिवार के साथ में 3 फर्में चल रही है, एक बाड़मेर में, एक गुड्डामलानी में, और अब पंचभद्रा में जो रिफाइनरी आ रही है, सबसे पहले दुकान हमने वहाँ पर खोली है उसके साथ में, और वहाँ हम होटल भी बना रहे हैं। उसके साथ में ही मेरे भांजा था, उसके साथ में मैंने कोठारी हॉस्पिटल के सामने जैन आयरन स्टोर बोल करके एक नई फर्म खोली, जिसमें सैनिटरी का बिजनेस है, पाइप फिटिंग्स का बिजनेस है। ये मेरा बिजनेस का शौक रहा है, और सबको साथ में लेकर के परिवार के सदस्यों को, जितने भी भांजे हैं और हैं जो भी है, उनको काम में लगाएं। उसके बाद में जब बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर सोलर का स्कोप नज़र आया, जब सोलर के प्लांट लगने लगे, तो मेरे को इसमें भी स्कोप नज़र आया, क्योंकि मेरे पास मेरे परिवार के आदमी सारे लग चुके थे बिजनेस में। तो फिर मेरे संपर्क में बाड़मेर में एक सिंथल के कंडक्टर है रोडवेज में, उनका लड़का बहादुर सिंह आया, अच्छा लड़का लगा मेरे को। उसके साथ में मैंने भाप में फिर एक मशीनरी का काम शुरू किया हुआ है अभी। वो सारे वहाँ से सोलर इंडस्ट्रीज़ को जितने भी कंज्यूमेबल स्टोर्स या मशीनरी से या सेफ्टी मटेरियल्स चाहिए, वो वहाँ सप्लाई कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह से मैंने ग्रुप बना करके अलग अलग, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है वो किस जात का है, मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि वो कितना कैपेबल, उसको मैंने आगे बढ़ाया है। और मैंने अपनी फर्म जो सीए फर्म है, उसमें भी मैंने करीबन 50-60 चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ से निकाल करके पास कराया है, और वो अलग अलग जगह अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं। सर बैद जी, इस तरह आपने तो अपने करियर में सफलता प्राप्त की है। मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या जिन्होंने अभी नया बिजनेस शुरू किया है, तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, बिजनेस में किसी को भी नया बिजनेस करना हो, उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की बात है। मैं सबसे पहले उनको ये राय देता हूँ कि आप बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस के बारे में जितनी ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं उतनी करिए जी। आप शुरू करने से पहले आपके लिए उसको जितना टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए। क्या बात है। लेकिन शुरू कर दिया, उसके बाद में आप पीछे मुड़ के मत देखिए। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, आप उसकी मत सुनिए। आपने जो स्टडी की है उस पर आगे बढ़िए, और स्टडी करते टाइम आप ये ध्यान रखिए कि आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है, फाइनेंशियली कैपेसिटी क्या है, खुद की कैपेसिटी क्या है, वो सारे ध्यान में रखते हुए ही आपको बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल। आप यदि वो ध्यान रख करके नहीं करोगे तो डिफीट करोगे। सेकेंडली, बिजनेस की जो सक्सेस है उसके ऊपर में डिपेंड करती है आपकी, एक तो विश्वसनीयता, आपका विश्वास बाजार में होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आपके पास जैसा भी बिजनेस है उसके लिए प्रॉपर कैपिटल होनी चाहिए। बिल्कुल। और तीसरा, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। क्या बात है। यदि 3 चीज है तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन बिजनेस चलाना महत्वपूर्ण नहीं है। बिजनेस चलाने के साथ साथ में आपको संभालना, कैपिटल, वो ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको अकाउंटिंग मजबूत होनी चाहिए। बिजनेस में जिसकी भी अकाउंटिंग मजबूत नहीं है वो बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन होकर के भी फेल हो जाता है। मैंने बहुत जनों को फेल होते हुए देखा है, खाली इसलिए कि उसकी अकाउंटिंग मजबूत नहीं है, और लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मेरे पास जो भी बिजनेसमैन आता है उसको कहता हूं मैं कि सबसे पहले तुम अच्छा अकाउंटेंट रखो और उसके बाद बिजनेस शुरू करो। क्या बात है। नहीं तो आपका कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में, कहीं न कहीं सेल टैक्स में, कहीं न कहीं लफड़े आपके पड़ जाएंगे, आपके पेनल्टियां लगेगी, पैसे डूब जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा पैसे मेरे को कहाँ से लेना है, कहाँ देना है, क्योंकि आपके पास सामने हिसाब ही नहीं है। फिर आपको पता भी नहीं रहेगा साल के बाद में कि मैंने कितना
कमाया है और कितना खोया है। बिल्कुल। इसलिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, क्या बात है। जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें यदि होता है तो कोई भी आदमी बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। तो सर आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं और आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं, साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे बीकानेर में जो आचार्य तुलसी समाधि स्थल है, शांति प्रतिष्ठान है, उसकी स्थापना में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, आपका एक भूमिका है। और बीकानेर में जो पीबीएम हॉस्पिटल में आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर जो है वो, उसके निर्माण में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बारे में ज़रा बताइए हमें विस्तार से। नरेश जी, मैं 1968 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूँ जी। उसी समय से मेरे को समाज सेवा के लिए मेरे को प्रेरित किया गया, उससे मेरे को प्रेरणा मिली। बिल्कुल। कि आदमी अपने खुद के साथ साथ में समाज की सेवा भी करनी चाहिए जी। तो ये गुण मेरे तभी से डेवलप हुए। मैंने फरीदाबाद में जब सर्विस शुरू की तो सबसे पहले मैंने राजस्थान एसोसिएशन बनाया जी। वहाँ पर। जी। आज वो फरीदाबाद का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। क्या बात है। और करोड़ों रुपए की संपत्ति है और पूरे राजस्थान, मतलब वहाँ जो भी राजस्थानी है वो उससे जुड़ा हुआ है। और कई कार्यक्रम होते हैं, कई समाज सेवा के काम होते हैं। अपना खुद की बिल्डिंग है करोड़ों रुपए की। जी। फिर मैं बीकानेर आया तो यहाँ भी मेरा जो ये थी समाज सेवा, उसे जोड़ करके सबसे पहले मेरे नाल का सरपंच बना मैं, क्यों मेरे को पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट था। बिल्कुल। वहाँ जो तो फिर बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी तो मैं उसका फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ। उसके बाद मैं देहात जिला अलग से बना बीकानेर का, तो मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ। और समय समय पर हर चुनाव में मैंने चुनाव की व्यवस्थाएं संभाली है। लेकिन समाज सेवा का जो काम है वो मैं निरंतर करता रहा हूँ। पहले भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ था, फिर महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी मैं आजीवन सदस्य भी हूँ और डायरेक्टर में भी। यहाँ पर आचार्य तुलसी का चतुर्मास हुआ, उस टाइम वहाँ पर ये आचार्य श्री तुलसी उनका स्वर्गवास हुआ, देवलोक हुए। तो महाप्रज्ञ जी का मेरे पे बड़ा आशीर्वाद भी था और मेरे प्रति विश्वास भी था जी। उन्होंने मेरे को बुला करके कहा कि आचार्य श्री तुलसी की यहाँ पर समाधि स्थल बनाना है और एक ऐसा काम करना है जो नैतिकता का पाठ यहाँ से पूरे विश्व में जाए। तो इसके लिए ट्रस्ट बनाना और सारी जिम्मेवारी मैं आपको देता हूँ जी। तो मैंने इसका ट्रस्ट बनाया। उसके साथ में समाधि स्थल का जो निर्माण है, मैं 12 साल तक आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान का महामंत्री रहा। क्या बात है। उस टाइम में ये समाधि निर्माण का कार्य भी हुआ, उसके साथ ही सामने आशीर्वाद भवन का काम भी हुआ। और जो समाज सेवा का जो प्रमुख काम जो था वो मैं सोचता हूँ मेरी जो लाइफ का जो सबसे अच्छा काम में मेरा जो सहयोग रहा है, बिल्कुल, वो है आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर, कैंसर रिसर्च सेंटर। बीकानेर में 1947 से पहले भी कैंसर का ट्रीटमेंट होता था जी। महाराजा गंगा सिंह जी ने, साधु सिंह जी के कैंसर हो गया था तो उनके इलाज के लिए यहाँ पर कोबाल्ट मशीन लगाई थी। यहाँ पर 47 से ही पीबीएम के अंदर कैंसर का इलाज होता था और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब के लोग कोबाल्ट मशीन के लिए ट्रीटमेंट के लिए यहीं आते थे। बीकानेर एक सेंटर माना जाता था। बिल्कुल। और यहाँ पर उस टाइम भी अच्छे डॉक्टर्स थे कैंसर के ट्रीटमेंट। तो मैंने ये सुझाव दिया जी कि इसको भी कैंसर सेंटर के रूप में डेवलप किया जाए जी। उस टाइम ये समझिए बात है 2002 या 3 के आसपास की बात है। उस टाइम
अटल जी की 13 महीने की सरकार थी। बिल्कुल। उस टाइम हिंदुस्तान में केवल 12 सेंटर थे, कैंसर सेंटर, जो सरकार द्वारा स्वीकृत थे। जी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोई सेंटर नहीं था। मैंने यहाँ से फाइल मूव की कि बीकानेर को रिसर्च सेंटर बनाया जाए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के आशीर्वाद से अपना जो ये सेंटर है, वो सरकार 13 महीने की सरकार जाते जाते अच्छा, बीकानेर का ये सेंटर बना गई, सैंक्शन हो गया। सैंक्शन हो गया। उसके बाद में ये तय हुआ हमारा यहाँ पर कि हम मशीनरी जो है इसमें जितनी लगेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को प्रोवाइड करेगी टाइम टाइम पर। बिल्डिंग का जो जितनी भी जरूरत पड़ेगी वो हमारा आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान ट्रस्ट है, क्या बात, वो समाज से पैसे लेकर के कराएगा निर्माण। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर्स की जो सुविधाएं हैं, नर्सिंग स्टाफ है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। बहुत बढ़िया। इस हिसाब से धीरे धीरे डेवलप किया है हमने इसको। और आज मेरे ख्याल से पूरी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के काफ़ी सबसे सस्ता और अच्छा ट्रीटमेंट कैंसर का बीकानेर में। बैद जी, बहुत ही शानदार कार्य आपने ये कैंसर सेंटर वाला बीकानेर में करवाया है। और इस तरह के समाज सेवा के आप कार्य करते रहते हैं। कोरोना काल में भी अभी आपने 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए हैं, उसके लिए भी आपका हम आभार प्रकट करते हैं। और पूरे बीकानेर को आप गौरवान्वित कर रहे हैं, बीकानेर का नाम आप रोशन कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बातचीत करके। और हमारा जो ये शो है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर, ये यूथ का शो है। इसे यूथ फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखती है। तो मैं चाहूँगा कि आप बीकानेर की और पूरे इंडिया के जो हमारे यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? यूथ को अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए थोड़ा आप बताएं प्लीज़। नरेश जी, जो यूथ है आज का, सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद करिए। क्या बात है। और उनके लिए मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि उनकी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाए, उसको किसी न किसी काम में जो उसका इंटरेस्ट का है उसमें लगा देना चाहिए। बिल्कुल। उसका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करें जी। इस विश्वास है कि इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि उस किसी भी यूथ के लिए सीखने का जो समय होता है वो 30 वर्ष तक का होता है। और आप 30-32 साल तक वो सरकारी नौकरी के चक्कर के अंदर उसको बिठाए रखते हैं घर में कि ये प्रिपरेशन कर रहा है, नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी वो जिंदगी बर्बाद है। सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती और प्राइवेट में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। ये जो कह रहे हैं ना बेरोजगारी वाली बात, मैं इसको बिल्कुल गलत मान रहा हूँ। अच्छा। कोई बेरोजगारी नहीं है। बिल्कुल। काम करने की नीयत होनी चाहिए। पेरेंट्स को उसको सुविधावादी संस्कार से निकालना चाहिए। उसको हार्ड वर्क करना सिखाना चाहिए। जैसे ही उसकी, मैं तो कहता हूँ कि उसको एजुकेशन के साथ साथ में भी उसको पार्ट टाइम सर्विस करवानी चाहिए। बिल्कुल। ताकि उसको नॉलेज हो। और पेरेंट्स को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं उसका भी ये एम नहीं होना चाहिए नौकरी करने का। अच्छा। आज हमारे परिवार बिखर रहे हैं, इसी कारण से बिखर रहे हैं कि बच्चियों को भी क्या है, हम एक ही दिमाग में घुसा देते हैं कि इसको भी नौकरी करवानी है। बच्चियों के लिए नौकरी से बढ़िया ये रहे, उसको ये संस्कार होना चाहिए कि पहले परिवार है अपना। बिल्कुल। परिवार को पढ़ाए, परिवार को परोटे, उसके साथ साथ में जो उसके गुण हैं वो, जैसे उसका हस्बैंड का बिजनेस है तो उसमें सपोर्ट करें। बिल्कुल। कोई प्रोफेशनल बिजनेस हस्बैंड है तो उसको वहाँ उसमें सपोर्ट करें। और बहुत तरह की एक्टिविटीज़ है जो बिना सर्विस करते हुए कर सकती है, जो 4 घंटा दे करके, 6 घंटा दे करके उसमें यदि है तो वो कई तरह के अन्य कार्य भी कर सकती है, जो अपने परिवार को देखने के साथ साथ में अपनी जो प्रतिभा का वहाँ उसको डेवलपमेंट का एरिया भी उसको मिलेगा। नौकरी में केवल
नौकर बन के रह जाते हैं, बिल्कुल। अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ला सकते आदमी। क्या बात। बैद जी, आपसे इतनी सारी बातें की और बहुत इंस्पिरेशन मुझे मिली है, जो हमारे दर्शक देखेंगे उन्हें भी बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, प्रगति करते रहें, तरक्की करते रहें, स्वस्थ रहें और आपके साथ साथ हमारा बीकानेर, हमारा देश ऐसे ही तरक्की करता रहे। आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला, हमारे दर्शकों से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर। और मैं आपके चैनल के लिए बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह से जो समाज के अंदर कार्य कर रहे हैं अच्छा काम, उनको टाइम टाइम पे सबको इस तरह से आगे ला कर के समाज को नई दिशा दें। जी सर। मोटिवेशन मिलता है इससे। जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक बार फिर आपके चैनल के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, थैंक यू।